तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं जेक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स में 100% आ सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, मोस्ट रिवाइज होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह 1804 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था, वो आया था क्यों कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था और कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहा जाता है। तो उसको सिल्क रूट कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिल्क मार्ग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या हैं। तो वो है मेरा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि वनों और वन्य जीवन संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि परिस्थिति विविधता बनी रहती है। दूसरा में क्या बोल रहे हैं कि जीवन से आदि संसाधन जल वायु मृदा बनी रहती है, और इसी में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं का जीना विविधता में संरक्षित करती है। इसका सभी मेरा आंसर सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी करना मेरे लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन की बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि झारखंड कब नया राज्य बना था। ये झारखंड कब नया राज्य बना था, तो वो 2000 ईस्वी में बना था मेरा नया राज्य, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक था। तो मेरा केरल में था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि कौन सा क्षेत्रक भारत का सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो मेरा हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक, या फिर इसको द्वितीय क्षेत्र भी बोलते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, इसीलिए इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि इसमें से आप लोग को एक सेलेक्ट करना है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक, ठीक है ना। ये इसमें से इतना ही क्वेश्चन था, मतलब इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से 9 क्वेश्चन था। आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस भी इसी प्रकार से आप लोगों का रहने वाला है। तो इसके बाद आप लोगों का रहेगा इलाती लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आप लोगों का 7 क्वेश्चन रहेगा इसमें से, ठीक है ना। और जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा इसमें से आप लोगों का। चलिए चलते लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें से कि मरियान और जर्मेनिया कौन था। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि मरियान और जर्मेनिया कौन था। तो मरियान फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो गणतंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है, वही है जर्मेनिया, ठीक है ना। मतलब मरियान वही है, और जर्मेनिया क्या है कि जर्मनी जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक था। जर्मनिया कहाँ का प्रतीक है, तो राष्ट्रीय जर्मनी का ये राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है ना, जो एकता राष्ट्रवाद का प्रतीक होता है। और मरियन मेरा फ्रांस का, ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग का दे सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह का जो विचार का मतलब था वो मेरा क्या था, उसके बारे में पूछ रहा है आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। तो क्या था, सत्याग्रह का मतलब है सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय और अत्याचार का विरोध करना। और ठीक है ना, इसमें से क्या बोल रहा है कि इसे महात्मा गांधी ने विकसित किया, और यह एक अन्याय खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष का तरीका बना। ये इसका ये हो जाएगा मतलब कि सत्य और अहिंसा के खिलाफ अन्याय अत्याचार का विरोध करना है, इसका होता है सत्याग्रह का विचार का मतलब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, सो पूछ रहा है, बोल रहा है आप लोगों का क्वेश्चन। तो क्यों मतलब आवश्यक है। संसाधन मानव की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी इसीलिए, ठीक है ना। ये जीवन विकास और आजीविका के लिए अनिवार्य है। इसका 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि बांस ड्रिप प्रणाली क्या है। जो बांस ड्रिप प्रणाली है वो मेरा क्या है, सो पूछ रहा है आप लोगों का। तो वो क्या है कि नदियाँ वाहनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि नदियों द्वारा क्या होता है कि बांस से पानी लेके जाया जाता है, मतलब खेत तक, ठीक है ना, सिंचाई करने के लिए। उसको बोला जाता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली।
अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ, दोस्तों पूछ रहा है आप लोगों का। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका कि बेल्जियम को स्वतंत्रता 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को मिली, परंतु उसे मान्यता 19 अप्रैल 1839 को दी गई थी। क्या बोल रहे हैं कि 4 अक्टूबर 1830 में इसका मान्यता मिल गया था, लेकिन जो नहीं, स्वतंत्रता कब हो गया था, 4 अक्टूबर 1830 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन जो मान्यता प्राप्त हुआ कब हुआ था, 19 अप्रैल 1839 में इसका मान्यता प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो गठबंधन सरकार से हम लोग क्या किसे कहते हैं, गठबंधन सरकार से पूछ रहा है आप लोगों का। तो क्या बोल रहा है कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक से ज़्यादा पार्टी जब मिल जाते हैं आपस में तो क्या होता है कि वो गठबंधन सरकार कहलाने लगता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। कि मनरेगा जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोगों को देख रहा है। तो क्या होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है मनरेगा का फुल फॉर्म। ठीक है ना। तो इसमें से अति लघुत्तर प्रश्न में 7 क्वेश्चन था, इसमें से आप लोग को 6 सॉल्व करना रहेगा। आप लोगों का एग्जाम इसी प्रकार से आने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा में। ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है ना। इसमें से आप लोगों का 5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आप लोगों को 4 सॉल्व करना रहेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले विश्व युद्ध जो हुआ था भारत में, उस समय जो औद्योगिक उत्पादन जो बढ़ा था वह क्यों बढ़ा था, सो पूछ रहा है आप लोगों का। देखिए तो क्यों बढ़ा था कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा क्योंकि युद्ध के कारण इंग्लैंड से वस्तुओं की आपूर्ति रुक गई, जिससे भारत में उत्पादन बढ़ा। युद्ध की आवश्यकताओं जैसे कपड़ा, चमड़ा या धातु, हथियारों के सामान आदि की पूर्ति भारत के उद्योगों से की गई। लेकिन क्या बोल रहा है कि जिस टाइम पर युद्ध चल रहा था उसमें क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड से जो वस्तुएं आना बंद हो गई थी। ठीक है ना। जिसके कारण से क्या हुआ कि भारत में उत्पादन बढ़ने लगा इसके कारण से। और क्या हुआ कि भारत में ही मेरा कि क्या बोल रहे हैं कि कपड़ा का उत्पादन होने लगा, चमड़ा होने लगा, धातुओं का होने लगा, हथियारों का होने लगा, सब बनने लगा वहीं पर, और इसीलिए वहाँ पर उत्पादन बढ़ गया। ठीक है ना। तीसरा में क्या बोल रहा है कि युद्ध काल में भारतीय उद्योगपतियों को अधिक अवसर और लाभ मिला, जिससे उद्योगों को विस्तार हुआ। क्या बोल रहा है कि युद्ध जिसमें उस चल रहा था उसमें क्या हुआ कि उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा अवसर मिला, मतलब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि उससे और ज़्यादा विस्तार हुआ उसके मतलब कंपनी का। उसके बाद क्या बोल रहा है 5वां में कि भारतीय उद्योगपतियों को नए नए अवसर और लाभ मिले। ये हो जाएगा इसका 4 पॉइंट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। ठीक है ना। जी मैं जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर सारा पहले पूछा गया प्रश्न है, ये आप लोगों का याद रखिएगा। सारा PYQ क्वेश्चन आप लोगों का होने वाला है, ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य क्या है। जो वर्षा जल का संग्रहण का उद्देश्य है वो क्या है, सब पूछ रहा है आप लोगों का। तो क्या है देखिए इसका निम्नलिखित उद्देश्य। ठीक है ना। पहला क्या है कि जल की बढ़ती मांग को पूरा करना। बी में क्या बोल रहा है कि सड़कों के जल भराव से बचाना, ये हो जाएगा दूसरा उद्देश्य। तीसरा में क्या बोल रहा है कि भूमजल को इकट्ठा करने की क्षमता तथा जल स्तर को बढ़ाना। और डी में क्या बोल रहा है कि भूमजल प्रदूषण को घटाना। और डी में क्या लास्ट में क्या बोल रहा है 5वां नंबर में कि भूमजल की गुणवत्ता को बढ़ाना। ये इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि इसमें एक और पॉइंट दिया गया है क्या कि ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करना। इसका 6 पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि कहाँ चल गया, हाँ तीसरा में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि वनों के संरक्षण में लोगों को भागीदारी किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किस प्रकार निभाता है, तो देखिए आपसे पहले आप लोग तो वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी किस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला क्या दिया गया है कि कई स्थानों पर लोगों के वृक्ष काटने के लिए विरोध अपनी आवाज भी उठाई और वृक्ष काटने वाले का ऐसा कार्य करने से रोका। मतलब क्या बोल रहे हैं कि लोगों ने जो वृक्ष जो काटा जाता था पहले उसको रोका गया और उसका विरोध किया गया। ठीक है ना। दूसरा में क्या बोल रहा है कि कई यदि कभी वृक्ष काटते की आवश्यकता पड़ भी जाए तो यह काम संयोजित ढंग से किया जाना चाहिए। मतलब उसको जब जब भी पेड़ काटा जाए तो उसको जड़ से नहीं उखाड़ा जाए, उसको तना से ही काटा जाए हल्का फुल्का। वही बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ उचित हो सके वहाँ हमें
वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए और लोगों का वृक्षारोपण के कार्य के लिए अधिक भागीदारी बनाना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि इस आप लोग ऐसा कीजिएगा कि अगर आपको रोकना है पेड़ों की कटाई को, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों के लिए कि महोत्सव का आप लोग आयोजन कीजिए, वन महोत्सव का। इसमें से कि आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को वन क्यों नहीं काटना चाहिए, इसके बारे में बताइए और इसके चर्चा कीजिए, ठीक है ना। यही इसका हो जाएगा आंसर, 3 तो पॉइंट। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि समवर्ती सूची का क्या तात्पर्य है, इसमें कौन से विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची क्या होता है, सो आप लोगों को देखना है। देखिए समवर्ती सूची का तात्पर्य क्या, सो देखिए आप लोग सबसे पहले भारत में संविधान में समवर्ती सूची उन विषयों की सूची है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती है, ठीक है ना। ये होता है उसका तात्पर्य। इसका सम्मिलित विषय क्या क्या इसमें से देखो, इसमें शिक्षा, विवाह, तलाक, दिवालियापन, बिजली, वन तथा पर्यावरण संरक्षण आदि इसके विषय के शामिल हैं। इसमें ये सब मेरे शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। इस मतलब इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में क्या अंतर है। ये 5वां क्वेश्चन है आप लोग का, लास्ट क्वेश्चन है इसमें से। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद ये मेरा मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न का ये मेरा 5वां क्वेश्चन है। इसमें से बोल रहा है विदेशी व्यापार और निवेश में अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों का। तो देखिए कि विदेशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, लेकिन क्या बोल रहा है कि विदेशी निवेश में पूंजी लगाया जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो विदेशी व्यापार होता है उसमें क्या होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, मतलब आयात निर्यात होता है। लेकिन जो निवेश होता है उसमें क्या होता है कि पूंजी लगाया जाता है। इसका ये पहला अंतर हो गया। दूसरा में क्या बोल रहा है कि विदेशी व्यापार का उद्देश्य वस्तुओं सेवाओं का उपलब्ध बढ़ाना होता है। क्या बोल रहा है कि जो विदेशी व्यापार होता है उसका क्या होता है उद्देश्य वस्तुओं सेवाओं को मतलब उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है ना। और विदेशी निवेश का क्या होता है अर्थ कि उद्योगों लगाना और मुनाफा कमाना। क्या बोल रहा है कि उद्योग लगाता है और मुनाफा कमाता है, उसका होता है ये, ठीक है ना। तीसरा में क्या बोल रहा है कि विदेशी व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन संबंधित है अथवा विदेशी निवेश पूंजी लगाने से संबंधित है। ये इसका हो जाएगा तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विदेशी व्यापार का उदाहरण भारत और अमेरिका को दवाइयाँ निर्यात करना अथवा विदेशी निवेश में का उदाहरण हो जाएगा गूगल या अमेजोन का भारत निवेश करना। इसका हो जाएगा 4 पॉइंट। इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, इसका 4 पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें से हो गया मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरा फर्स्ट इसमें से कि रोलेट एक्ट क्या है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन करें। तो इसका ये 5 नंबर का 6 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन होने वाला है। जैसे देखिए क्या होता है रोलेट एक्ट, सबसे पहले देखिए सबसे पहला क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश शासन हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। उसी को बोला जाता है रोलेट एक्ट। उसके बाद इसमें कि किस प्रकार विरोध किया, देखिए पहले आप लोग यहाँ पर क्या बोल रहा है पहले कम है कि 1998 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति को यह निर्देश दिया गया कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए किस तरह कानून बनाया जाए ताकि देश का कानून अपर्याप्त रहे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब उन्हें मतलब रोलेट को इसलिए लाया गया था ताकि जो मतलब भारत में जो चल रहा था मतलब आंदोलन चल रहा था उसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया। इसमें से क्या बोला गया कि इसमें से बोला गया कि जो कैदी होंगे उसको बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति को मतलब कोई भी आम आदमी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद कर सकता है, ठीक है ना। तो यही इसमें सब कानून था। उसमें से अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि खम है कि इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। ये क्या हुआ रोलेट एक्ट में कि 2 साल का मतलब बिना मुकदमा चलाए बंद करने का, जेल में बंद करने का अधिकार मिला गया इसमें से। इसी कारण रोलेट एक्ट का विरोध किया गया। इसके कारण से क्या हुआ था, रोलेट का विरोध कर रहा था मतलब जो भारतवासी थे, ठीक है ना। और गाँव में क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा करने का घोषणा की। इसी के लिए क्या किए थे महात्मा गांधी जी कि अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा करने के मतलब प्रयास किए थे वो, ठीक है ना।
उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि इस नागरिक अवज्ञा में 6 अप्रैल 1919 को इस हड़ताल के साथ प्रारंभ होना निश्चित किया गया था। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 6 अप्रैल को मतलब वो शुरू होना था हड़ताल, ठीक है ना। तो वही उसी के लिए यहाँ पर मतलब क्या बोल रहा है उसके नेक्स्ट पॉइंट कि रोड एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, टेलीग्राफ सेवा बंद बाधित कर दी गई, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि इस प्रकार देश की व्यवस्था का माहौल माहौल हो गया। तो क्या बोल रहा है कि इसमें से दुकानें बंद होने लगी, फिर सेवाएं बाधित होने लगा, और जो इसमें से कामगार जो था रेलवे में वो हड़ताल में चले गए। इस प्रकार से मतलब विरोध कर रहे थे ये लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अमृतसर में बहुत सारी स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। क्या बोल रहे हैं कि जो अमृतसर में क्या हो कि स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, और जो महात्मा गांधी को पाबंदी लगा दिया गया था मतलब दिल्ली में प्रवेश करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है मेरे पास कि फिर 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसमें उस लोगों की उम्र हो उठी तथा बैंक, डाकघरों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। तो ये इसका था 6 पॉइंट। ये आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन। तो ये आप लोगों को हो सकता है कि पूछ सकता है। जैसे अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। जब संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होने लगा तो इसमें किस प्रकार समस्या उत्पन्न हो उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो किस प्रकार से वो सब आप लोगों को देखिए यहाँ पर। तो देखिए कि आज विश्व में इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता ही होगा कि अधिक से अधिक समुदाय वस्तुओं को पाना चाहते हैं, इसलिए संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा था। आवश्यकता बढ़ती तो उस प्रकार से आप लोगों का उपयोग भी बढ़ने लगा था संसाधन का, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग की निम्नलिखित मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो गई, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा समस्या मेरा उत्पन्न हुआ। इसमें मेरा पहला क्या बोल रहा है पॉइंट कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का दोहन हो रहा था। तो कुछ मतलब जो कुछ व्यक्ति थे वो क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे थे संसाधनों का, जिससे क्या हुआ कि बहुत जल्दी खत्म होने के कगार पर आ चुका है संसाधन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि संसाधनों के कुछ के हाथों में आ गए, जिसके कारण समाज अमीर और गरीब दो वर्गों में बट गया। मतलब क्या बोला कि संसाधनों के मतलब क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे उनके पास चल गए संसाधन, और वो क्या करने लगे कि बहुत ज़्यादा दोहन करने लगे और वो अमीर बनते गए। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग थे वो गरीब ही रह गए, यही इसमें बोल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, जिसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय और भूमि निम्नीकरण आदि होने लगे, ठीक है ना। क्या हुआ कि संसाधनों का आनंद उपयोग से क्या होने लगा कि बहुत सारा संकट पैदा होने लगा। इसमें से पहला क्या आता है कि धरती का तापमान बढ़ने लगा, ओजोन परत फटने लगा, और भूमि भूमि मतलब भूमि में निम्नीकरण होने लगा। इसमें से तीसरा पॉइंट खत्म होता है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रदूषण संसाधनों से अत्यधिक उपयोग से पूरे विश्व में प्रदूषण की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही थी। अत्यधिक उद्योगों के कारण, वाहनों का प्रयोग इत्यादि के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही थी, ठीक है ना। ये इसका 4 पॉइंट है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा इसके बारे में। इसमें से फिर क्या बोलता है कि आज संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को रोकने की आवश्यकता है, जिससे मानव के लिए बढ़ती समस्याओं को कम किया जा सकता है। मतलब इसमें से रोकना है आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों का समस्या कम हो जाए, ठीक है ना, जिसके बारे में विरोध करना है। तो वही इसमें से बोल रहे हैं। अब ये खत्म होता है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए चलते हैं। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के बीच महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि देखिए इसको बताना है आप लोगों का अंतर इसके बारे में, ठीक है ना। पहले और बाद के स्थानीय शासन के बारे में आप लोगों को मतलब बताना है। देखिए 1992 के 73वें संशोधन में स्थानीय शासन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए निम्नलिखित है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि 1992 के पहले स्थानीय निकायों के चुनाव होते थे, नियमित नहीं होते थे। मतलब 1992 के पहले क्या होता था कि चुनाव नियमित रूप से नहीं हो रहा था, परंतु 1992 के संविधान संशोधन के पश्चात क्या हुआ कि चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्य हो गया।
मतलब 1992 के पहले क्या होता था कि चुनाव सही ढंग से नहीं होता था, ठीक है ना। और जब संविधान संशोधन हो गया 1992 के बाद, तो क्या हुआ कि संविधान जो है नियमित रूप से होने लगा, उसमें से बाध्य बन गया कि संवैधानिक रूप से होगा ही होगा। तो तीसरा दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि 1992 के पहले स्थानीय निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों को अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 1992 के पहले क्या था कि जो ओबीसी एसटी एससी था उनके लिए सीट आरक्षित नहीं था, ठीक है ना। लेकिन जब 1992 में जब यह हुआ संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ कि सभी जातियों को समान सीटें देने का आरक्षण मतलब किया गया, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि पहले स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी। क्या बोल रहा है कि पहले महिलाओं के लिए भी मतलब सीट आरक्षित नहीं था 1992 के पहले, परंतु 1/3 सदस्यों की संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित करा दिया गया। मतलब फिर 1992 के बाद क्या होगा कि महिलाओं के लिए 1/3 मतलब हिस्सा उसके लिए सीट आरक्षित कर दिया गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट का पॉइंट क्या बोल रहा है मेरे पास कि फिर 1992 से पहले राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने के लिए कोई संस्था नहीं थी, परंतु जब चुनाव राज्य आयोग गठित करता ताकि वह स्थानीय संसाधनों का चुनाव स्वतंत्र रूप से करा सके। मतलब पहले क्या होता था कि जो चुनाव होता था स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता था, ठीक है ना। इसके लिए क्या किया गया कि स्थानीय शासनों का मतलब स्वतंत्र कर दिया गया, जिसके कारण से क्या हुआ गठित किया गया चुनाव आयोग का। इसके कारण से क्या हुआ कि चुनाव बहुत अच्छे तरीके से होने लगा। ये क्वेश्चन का ही होता है 4 पॉइंट, आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। हो सके तो इसमें से आप लोग और भी मतलब पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। इसके बारे में व्याख्या करना है आप लोगों को। तो इसका क्या आंसर क्या होगा देखिए कि क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में यह बेरोजगार होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्यों कहते हैं कि वो प्रतीत होता है कि वो नियोजित है, लेकिन वो क्या होता है कि असल में क्या होता है वो बेरोजगार होता है, उसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है ना। इसके अंतर्गत किसी काम के लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब जैसे कोई काम है तो उसमें से मतलब हमको मान लीजिए कि 2 ही मजदूर हमको आवश्यकता है उसमें से, और उसमें से 10 मजदूर लग गए हैं, तो उसमें से क्या बोल रहे हैं कि इसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि इसमें से की संख्या बहुत ज़्यादा होता है मजदूरों का, ठीक है ना। यदि कुछ लोगों को कार्य से हटा दिया जाए तब भी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम उसमें से अगर 10 मजदूर ले रहे हैं उसमें से, ठीक है ना, तो अगर उसमें से हम अगर 2 ही मजदूर ले रहे हैं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, वही बोल रहे हैं। इसमें से वो सब मतलब हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रश्न बेरोजगारी मतलब किस प्रकार से था, तो देखिए आप लोग कि इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। उदाहरण के लिए 13 लोगों का एक परिवार है, 13 लोगों के एक परिवार के पास एक खेत योग्य भूखंड है जहाँ वे लोग काम करते थे। इन यदि इनमें से 7 लोगों को हटा दिया जाए तो फिर उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, इसलिए ये 7 अतिरिक्त लोग एक प्रच्छन्न रूप से नियोजित हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं इसमें से जब 13 लोग थे और उसमें से अगर हम 7 लोगों को हटा भी देते तो क्या होता है तो इसमें से मेरा विद्युत उत्पादन वैसे होगा कृषि में, और अगर नहीं हटाएंगे तो फिर मेरा उतना ही होगा। तो वही बोल रहा है, उसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस प्रकार के बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में छोटे मोटे दुकानों एवं व्यवसाय में लगे परिवार की स्थिति में भी पाई जाती है। यही होता है शहरी क्षेत्रों में भी सेम कंडीशन होता है, ठीक है ना। जिनमें से यही आप लोगों को लिखना है, इसके बारे में सोच लिख लीजिएगा आप लोग। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।